गुड मॉर्निंग। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर 1 पीरियोडिक टेबल का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, सेकेंड लेक्चर स्टडी करेंगे। इसमें क्या क्या हम लोगों ने स्टडी करना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में मेनली पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर जो है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द सिलेबस जो था तुम्हारा आईसीएसई का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तुम्हें सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। और क्या पढ़ना है तुमने इनके ट्रेंड्स पढ़ने कि डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, ये हमने आज पढ़ना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमने पढ़ना है कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्यों आती है एलिमेंट्स के अंदर, पहले वो स्टडी करेंगे, फिर ये सारे ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे और इन सारे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उनकी डेफिनेशंस को स्टडी कर लेंगे। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है लास्ट हाफ ऑफ द लेक्चर में, लास्ट हाफ ऑफ द लेक्चर में हमने ये करना है एटॉमिक नंबर मास नंबर को समझना है कि उसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का, और इनका आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को यूज करके हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। हम लोगों को ये भी सीखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम लोग। क्लियर है बात? लेकिन देखते हैं कि इतना टाइम हम लोगों को मिल पाएगा नहीं। अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया लास्ट का हाफ सेपरेट करके एक अलग लेक्चर बना लिया जाएगा। अगर ठीक ठाक टाइमिंग रहा, 1 घंटे सवा घंटे का रहा लेक्चर, तो इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे इसको भी। क्लियर है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, पीरियोडिसिटी क्या होता था कि जो एलिमेंट्स को अरेंज किया है, एक अरेंजमेंट किया है एलिमेंट्स का, तो उस अरेंजमेंट में आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं विथ ग्रेजुअल वेरिएशंस। ठीक है, तो वो होता है पीरियोडिसिटी। हम लोग देखना चाहते हैं कि पीरियोडिसिटी क्यों होता है, पीरियोडिसिटी क्यों देखा जाता है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, उसका रीजन क्या है पीरियोडिसिटी का। एक्चुअली सारा कुछ होता है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स या फिर ऑर्बिट्स। ठीक है, और वैलेंसी से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग सारी चीज़ों को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके कारण सारा कुछ आता है। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल एंड आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रेकरेंस में रिपीट होना। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रेकरेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद क्या होता है, थोड़े थोड़े एलिमेंट्स को छोड़ के बाद में जो एलिमेंट मिलता है उसमें एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल मिलता है। जैसे तुमने क्लोरीन देखा होगा, फ्लोरीन में आउटर मोस्ट में 7 मिलते हैं, क्लोरीन में फिर से आउटर मोस्ट में 7 मिलते हैं। ठीक है, क्लोरीन फिर ब्रोमीन, उसमें भी आउटर मोस्ट में 7 मिलते हैं, आयोडीन में भी आउटर मोस्ट में 7 मिलते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके नंबर मैच होने से क्या होता है, उनके नंबर्स मैच करने का मतलब है कि वैलेंसी मैच कर रही है। सारे केमिकल प्रॉपर्टीज उसी से कंट्रोल होते हैं। इस कारण से बहुत कुछ मैच कर जाता है। मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, सारा कुछ वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर डिसाइड करता है। इस कारण से पीरियोडिसिटी दिखाई देती है। शेल्स को लेकर ऐसे तुम्हें याद होना चाहिए शेल्स क्या होता है। अगर शेल्स का डेफिनेशन पूछते हैं और कोई भूल गया है तो नोट कर सकते हो क्या शेल्स क्या होता है। शेल्स का एक और नाम भी होता है ऑर्बिट भी कह सकते हैं शेल्स को। समझते हो, एक पाथ होता है जिसके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन नोट कर लो, द सर्कुलर पाथ्स along which the electrons are allowed to revolve। इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी रिवॉल्व नहीं कर सकते अपने मन से। ऐसा नहीं कि कोई स्क्वायर पाथ में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे इलेक्ट्रॉन्स, या सर्कल किसी भी रेडियस सर्कल में, ऐसा नहीं होता है। कुछ फिक्स्ड रेडियस में सर्कल में घूम सकते हैं वो, उसको हम लोग बोलते हैं अलाउड पाथ। सर्कुलर पाथ्स along which the electrons are allowed to revolve around the nucleus are called as शेल्स और ऑर्बिट्स। तो ये शेल्स या ऑर्बिट्स का डेफिनेशन हो गया। सर्कुलर पाथ्स along which the electrons are allowed to revolve around the nucleus are called as शेल्स या फिर ऑर्बिट्स। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये तुम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। बेसिकली ये होता क्या है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स वो एटम लूज करेगा या फिर गेन करेगा, डोनेट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, या फिर शेयर भी कर सकता है। तो डोनेट या एक्सेप्ट की टेंडेंसी क्या है उसकी, बेसिकली आता कहाँ से? हर एटम बनना चाहता है स्टेबल, सबको मोक्ष चाहिए। ठीक है, एक्चुअली मोक्ष किसने पा रखा है?
सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 18 वाले जो हैं, जो नोबल गैसेस है, इनर्ट गैसेस, उनको शांति मिल चुकी है, पूरा मोक्ष मिल चुका है, बहुत पीस में वो लोग मस्ती में रह रहे हैं, स्टेबल है वो लोग बिल्कुल। सभी लोग स्टेबल बनना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबल बनने के लिए क्या करना होगा उन्हें? उन्हें ऑक्टेट चाहिए, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट चाहिए। जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा है वो पैसे डोनेट कर देगा, जिसके पास पैसे कम है, उसे कारण से शांति नहीं मिल पा रही, तो वो थोड़ा पैसा और कमा लेगा। ऑक्टेट मतलब कंप्लीटली सेटिस्फाइड, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, तो वो स्टेबल हो सकता है, आराम से रह सकता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ हो रहा है इनके साथ, एलिमेंट्स के साथ हो रहा है। बात समझ में आई? कुछ पैसा जिसके पास एक्स्ट्रा है वो डोनेट कर देगा, जिसके पास कम है वो एक्सेप्ट कर लेगा डोनेशन। या फिर अगर दो ऐसे हैं जिनके पास कम है, वो शेयर कर सकते हैं आपकी, भाई मेरा भी तुम्हारा है, जो तेरा है वो मेरा है, सब मिलजुल के खर्च करेंगे हम लोग और शांति पा लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिंस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप कहने का मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, मान लो ग्रुप 1A है, सबसे ऊपर में एलिमेंट कौन सा होता है ग्रुप में? हाइड्रोजन, HLi, Na, K, Rb, CS, Fr, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो ये डाउन द ग्रुप हुआ, तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में तुम डाउन द ग्रुप जा रहे हो, अप से डाउन जा रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं डाउन द ग्रुप। सिंस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल रिमेन्स सेम। ग्रुप्स इस तरीके से ग्रुप्स अरेंज होते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। इस कारण से क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स सेम है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है, इसका मतलब कि वैलेंसी सेम है, बिकॉज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करने की टेंडेंसी शो करेगा वो, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी, वैलेंसी क्या है? एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो रिपीट होता है एट रेगुलर इंटरवल्स। तो वैलेंसी क्या होता है? क्या पीरियोडिसिटी शो करता है? वैलेंसी रिमेन्स सेम, वैलेंसी रिमेन्स सेम इन डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप तुम जब भी देखो तो वैलेंसी सेम रहना चाहिए, तो इसको याद रखना। पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है? वैलेंसी, वैलेंसी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप सेम रहता है। और क्या खास बात है? इनर्ट गैसेस की वैलेंसी क्या होती है? इनर्ट गैसेस की वैलेंसी होती है 0। एल्कली मेटल से क्या होती है? +1। प्लस क्या होता है? मतलब कि वो लूज करना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की होती है +2। प्लस का मतलब कि वो लूज करना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ग्रुप 13 की बात करेंगे, ग्रुप 13 में क्या होता है? वो भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहते हैं, +3 होता है, तो इस तरीके से चलता जाता है। तो वैलेंसी क्या होता है? 1 2 3 4, फिर कम होना स्टार्ट होता है, फिर 3 2 1 0, 1 2 3 4 3 2 1 0। तो ये होता है वैलेंसी का ऑर्डर। ये होता है अक्रॉस द पीरियड। जब पीरियड के अक्रॉस जाएंगे, मान लो थर्ड पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड में कौन कौन सा होता है? सोडियम से स्टार्ट करते हैं, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, फिर क्या होता है? सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सिर्फ यहाँ तक की बात करते हैं, इसके बाद भी ऐसे होता है। क्लोरीन के बाद क्या होता है? आर्गन। तो थर्ड पीरियड में लास्ट में आर्गन में एंड होता है वो, ठीक है। तो क्या होगा? अक्रॉस द पीरियड अगर जाओगे, तुम सोडियम से आर्गन तक अगर जाना चाहते हो, तो अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? पहले वैलेंसी बढ़ती जाती है, 1 2 3 4, ठीक है। सोडियम सिर्फ एक एटम से कंबाइन करना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है बेसिकली वो। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। तो जब मैं कंबाइन बोलता हूँ तो मतलब मोनोवैलेंट एटम से कंबाइन करना चाहते हैं। तुमने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, इनके डिटेल्स में हम लोग अभी नहीं जाते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछना, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। वैलेंसी क्या? 1 2 3 4, फिर वैलेंसी कम होती है 3 2 1 0। एक्चुअली बाद वालों की वैलेंसी निगेटिव है। निगेटिव मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करना चाहते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहते हैं। हेलोजन जो होते हैं ग्रुप 17, उनका -1 वैलेंसी शो करते हैं वो। इसका मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। गेन इलेक्ट्रॉन मतलब -1, लूज इलेक्ट्रॉन तो +1, वो एल्कली मेटल्स होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे मूव कर रहे हैं। इस चैप्टर में बार बार एक फ्रेज यूज होगा, उसको समझ लो। 2 फ्रेज यूज होंगे, डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड। मीनिंग क्या होता है? कहीं भी अगर डाउन द ग्रुप बोल रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप कहने का मतलब है कि कुछ इस तरीके से जा रहे हैं हम लोग, इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। हाइड्रोजन के बाद लिथियम को पढ़ रहे हैं, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांशियम। इस ऑर्डर में पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ बात करते हैं, अगर नाइट्रोजन वाली फैमिली में बात करते हैं, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस पढ़ते हैं, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मुथ। अगर ऐसे स्टडी कर रहे हैं, डाउन की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स डाउन द ग्रुप। ये है डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये डाउन द ग्रुप है। और अक्रॉस द पीरियड कहने का मतलब कि कुछ इस तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, अक्रॉस द पीरियड हो गया। ये हो गया अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, ये हो गया डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे क्या हो गया? ये डाउन द ग्रुप हो गया। ऐसे जा रहे हैं तो ये डाउन द ग्रुप। समझ आ गई बात? डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड, ये समझ में आ गया। वैलेंसी क्या होता है? डाउन द ग्रुप वैलेंसी सेम रहता है, सेम ग्रुप के अंदर वैलेंसी सेम रहता है। अक्रॉस द पीरियड जब जाते हैं तो वैलेंसी में क्या होता है? 1 2 3 4 3 2 1 0। इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स को इंक्लूड नहीं करते।
इसको हम लोग स्टडी नहीं कर रहे होते हैं, इसको करेंगे तो कुछ और कहानी हो जाएगा। हम लोग सिर्फ इसको स्टडी करते हैं। 1 2, फिर वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1 वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 0 है। इस तरीके से हम लोग वैलेंसी के टर्म्स 1 2 3 4 3 2 1 0 ऐसे स्टडी कर रहे हैं। ये अक्रॉस द पीरियड हो गया, डाउन द ग्रुप ये हो जाएगा, सबकी वैलेंसी सेम होती है डाउन द ग्रुप। समझ आ गई होगी बात। यहीं पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी हमने स्टडी करनी है। समझ आ गई होगी, आगे देखते हैं। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का नाम क्या था। लास्ट स्लाइड हमने किस पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, वैलेंसी के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब एक और पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ना है। वैलेंसी का ट्रेंड एक बार फिर से रिवाइज कर लो। वैलेंसी क्या करता है, अगर किसी एक ग्रुप को पिक करते हैं, किसी एक ग्रुप को पिक करते हैं, मान लो ग्रुप 1A को पिक किया, तो ग्रुप 1A के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है, सबकी +1 होती है। ग्रुप 2A में सबकी वैलेंसी +2 होती है। ग्रुप 3A में सबकी वैलेंसी +3 होती है। ग्रुप 17 में क्या होगा, ग्रुप 17 में सबकी -1 होगी, बिकॉज सारे के सारे एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। ग्रुप 1A वाले सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, ग्रुप 17 वाले सारे एक इलेक्ट्रॉन गेन करते, तो -1 हो जाता है वो। ग्रुप 18 में सबका 0 होता है वैलेंसी, ठीक है। अब देखते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में क्या होता है, एटॉमिक साइज का डेफिनेशन क्या होता है, पहले नोट करो। एटॉमिक साइज का डेफिनेशन क्या होता है, एटॉमिक साइज होता है द डिस्टेंस, एटॉमिक साइज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल में जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटरमोस्ट शेल। क्लियर है। यूनिट्स किस यूनिट से मेजर करते हैं इसको, इस साइज बहुत छोटा होता है, एटॉमिक साइज बहुत छोटे होते हैं, इसके लिए स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होते हैं। कौन से यूनिट्स हैं, एंगस्ट्रॉम एंड पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम एंड पिकोमीटर, चाहो तो कन्वर्जन नोट कर सकते हो। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू क्या होगा, तुमने 9th क्लास में पढ़ रखा है ये सारे यूनिट्स। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर्स। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर्स। 1 picometer is 10⁻12 meters. 1 angstrom is 10⁻10 meters. 1 picometer is 10⁻12 meters. क्लियर। ये सब तुमने कहाँ पढ़ा, तुमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स स्टार्टिंग में पढ़ा होगा फिजिक्स में, तुमने फर्स्ट चैप्टर, तो वहाँ तुमने ये पढ़ा होगा एंगस्ट्रॉम क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम, ये सब तुमने पढ़ा होगा। अभी यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, बस नोट कर लो कि एटॉमिक साइज होता है इन द ऑर्डर्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक साइज इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर्स, पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर्स। क्लियर है। ऐसा यूनिट ऑफ एटॉमिक साइज क्या होगा, मीटर होगा। किसी भी लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज क्या है, तो मेनली दो फैक्टर्स जो एटॉमिक साइज को डिसाइड करते हैं। कौन से दो फैक्टर्स, एक है नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, एक है नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, दूसरा है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर। दो फैक्टर्स कौन से हैं, पहला है नंबर ऑफ शेल्स, दूसरा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अगर शेल्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके बाद एक शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, चौथा शेल है, तो क्या हो गया, तो चौथे शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस और शेल में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस कारण एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन outermost shell and nucleus increases and hence the atomic size should increase. With increase in number of shells atomic size should increase. ये पहला पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, दैट मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा हो रहे हैं, अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा हो रहे हैं तो क्या है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, अट्रैक्शन होता है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होते हैं अपनी तरफ। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ। साइज ऑफ एटम क्या होगा, एटॉमिक साइज जो वो क्या होगा, ये कम होता जाएगा, इससे डिक्रीज होगा। जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस के अंदर तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, बिकॉज वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। लैंग्वेज में क्या लिखा गया, एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इंक्रीजेस, द अट्रैक्टिव पुल ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, the attractive pull on the revolving electrons increases, hence the atomic size should decrease. जैसे पुल बढ़ेगा, अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाएगा।
ठीक है। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज क्या है? ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज नोट कर लो। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है? वो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। अक्रॉस द पीरियड जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। अप से डाउन जाएंगे, ग्रुप के अलॉन्ग जाएंगे अप से डाउन, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है। अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज करता जाएगा। तो सेकंड पीरियड के बाद, सेकंड पीरियड के कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर? लिथियम होता है। लिथियम के बाद कौन सा होता है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये 8 एलिमेंट होते हैं। तो ऐसे लेफ्ट जाएंगे, लास्ट वाले को छोड़ के, लास्ट वाले की बात नहीं कर रहे हैं, नोबल गैस की बात नहीं कर रहे, उससे पहले तक की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? लिथियम। लिथियम के बाद कौन सा होता है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन तक की बात करते हैं। यहाँ तक अगर जब जाते हैं तो क्या होता है? हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? लेफ्ट से राइट हम लोग जा रहे हैं। इसका मतलब एटॉमिक साइड क्या होना चाहिए? एटॉमिक साइज डिक्रीज होना चाहिए। और डाउन द ग्रुप जो बोलते हैं मतलब क्या? मान लो ग्रुप 17 की बात करते हैं, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, फिर एसिटीन। ये क्या हो रहा है? फ्लोरीन से क्लोरीन क्या होगा? डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मतलब अप से डाउन जा रहे हैं। इसमें क्या होगा? साइज शुड इंक्रीज, एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। ये प्रॉपर्टी है। ये ट्रेंड समझ में आ गया? ये ट्रेंड समझ में आ गया? ट्रेंड क्यों होता है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। ऐसा ट्रेंड क्यों होता है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। मीनिंग तो क्लियर होगा ना? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, रीजन क्या है इसका। अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि ये ट्रेंड ऐसा क्यों होता है। क्या ट्रेंड था? एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। पहले देखते हैं अक्रॉस द पीरियड ऐसा क्यों बिहेवियर शो करता है। तो रीजन जो है वो अक्रॉस द पीरियड के लिए मैंने लिखा हुआ है कि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल। सेम शेल के अंदर न्यू इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते रहते हैं। तो न्यू देयर इज नो एडिशन ऑफ शेल्स। ठीक है, न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल, सो नो एडिशन ऑफ शेल टेक्स प्लेस। कोई नया शेल ऐड नहीं हो रहा है, सेम शेल के अंदर ही हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो पीरियड 2 की बात करते हैं। पीरियड 2 में कौन से एलिमेंट्स थे? फिर से बताना कौन से थे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। सब में कितने शेल्स हैं? सब में 2 ही शेल्स हैं, तभी सेकंड पीरियड के अंदर वो लाई कर रहे हैं। सब में 2 शेल्स हैं। सेकंड शेल के अंदर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? पहले 1 2 3 4, आउटर मोस्ट में कितने? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग इनर्ट गैसेस को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ कहाँ से कहाँ तक करते हैं? लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ शेल्स सेम रह रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से साइज बढ़ जाता है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो इसी कारण साइज बढ़ने का कोई चांस यहाँ पे नहीं बन रहा है। सेकंड बात क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है वैसे एटॉमिक नंबर भी बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम का, 4 है बेरिलियम का, 5 है बोरॉन का। धीरे धीरे क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, याद रखना। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है। न्यूक्लियस के अंदर कहाँ बढ़ रहा है? न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन बढ़ रहा है न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है शेल में, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज सिर्फ प्रोटॉन का होता है। जब प्रोटॉन बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? अट्रैक्शन जो है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के बीच में। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और नजदीक आ जाएंगे। अट्रैक्शन के कारण क्या होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और नजदीक आ जाएंगे। जैसे वो नजदीक आ जाएंगे तो शेल क्या हो जाएगा? शेल छोटा हो जाएगा। बेसिकली जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा। एटॉमिक साइज छोटा होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो ये बेसिक लॉजिक है। देखते हैं लैंग्वेज में क्या लिखा गया है। 2 रीजंस दिए हैं। पहला रीजन क्या है? न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल, सो नो एडिशन ऑफ शेल टेक्स प्लेस। कोई शेल की एडिशन नहीं हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, इसका आंसर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, क्या लिखा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस
एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस इन द न्यूक्लियस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एक्सरसाइज क्या हुआ, पहले एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के कारण नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करने के कारण न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अब क्या हो रहा है, देयरफॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, हेंस द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। बहुत क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इस कारण से अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ने के कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स नजदीक आ जा रहे हैं, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जा रहा है। क्लियर, ये बहुत सिंपल सा रीजन था। सेकंड रीजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका एक सिंपल वर्जन है, एक कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, ठीक है। सिंपल वर्जन क्या है, याद रखने की बात क्या है, डाउन द ग्रुप मेन इफेक्ट क्या होता है, डाउन द ग्रुप मेन इफेक्ट हमेशा याद रखना, डाउन द ग्रुप मेन इफेक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। मान लो ग्रुप 1 की बात करते हैं, ग्रुप 1A की बात करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इनमें डिफरेंस क्या है, हाइड्रोजन में फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, लिथियम में क्या है, उसमें सेकंड शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल जो है सेकंड शेल है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, सोडियम में थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे तो कंप्लीटली फिल्ड है, थर्ड शेल जो आउटर मोस्ट शेल उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे जब नीचे जाओगे तो क्या होगा, शेल्स बढ़ते जाएंगे, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, लास्टली 7 शेल बोलते हैं, 7th पीरियड में लास्ट एलिमेंट आता है, ठीक है, सीजियम। इस तरीके से अरेंज होता है। सीजियम क्या होता है, HLiNaKRbCsFr, लास्ट होता है फ्रांशियम तक जाते हैं तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। फ्रांशियम को छोड़ दो, सीजियम तक मेन होते हैं। सीजियम उसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन होता है, शेल्स के नंबर्स बढ़ते हैं, जब शेल्स के नंबर्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, शेल्स जब नए शेल्स ऐड होते हैं तो न्यूक्लियस से बहुत दूर होता जाता है, एक शेल ऐड होने से न्यूक्लियस से बहुत दूर होता जाता है, ठीक है। इस कारण से एटॉमिक साइज क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। तो मेनली एटॉमिक साइज बढ़ता है क्यों है, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स के कारण क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रीजन है, वो क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में दो कॉन्ट्राडिक्टिंग इफेक्ट होते हैं। क्या, दो कॉन्ट्राडिक्टिंग इफेक्ट होते हैं, दो अपोजिट इफेक्ट है। तो क्या होगा इनके बीच में टग ऑफ वार टाइप का होता है, टग ऑफ वार, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, ठीक है। दो इफेक्ट में टग ऑफ वार होता है, दोनों पुल कर रहे हैं रोप को, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो खींच के ले जाएगा, ठीक है। दो अपोजिट इफेक्ट्स है। क्या दो अपोजिट इफेक्ट्स कौन कौन से कॉन्ट्राडिक्टिंग इफेक्ट्स, लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण क्या होना चाहिए, एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए। जब भी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए। एक और खास बात होता है, क्या होता है, डाउन द ग्रुप भी एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो क्या होता है बेसिकली कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने के कारण क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए। अट्रैक्शन बढ़ने के कारण क्या होना चाहिए, एटॉमिक साइज शुड डिक्रीज। तो ये दो अपोजिट इफेक्ट है, एक बढ़ाना चाहता है, एक कम करना चाहता है, दोनों में टग ऑफ वार होता है। जीतता कौन है, जीतता है एडिशन ऑफ शेल्स। कौन जीतता है, एडिशन ऑफ शेल्स इज द विनर, ठीक है। रीजन बीइंग कि जो न्यूक्लियर साइज का जो इंक्रीज होता है उसको अपोज करने वाला एक और इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट और होता है एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज को अपोज करता है। उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। ये बहुत डिटेल में तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तुम्हें बहुत डिटेल में उसको समझने की जरूरत नहीं है, बस एक हल्का फीलिंग ले लो कि इसमें होता क्या है। होता ये है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भर रहा है, पॉजिटिव चार्ज भर रहा है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भर रहा है। अब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और है इनर शेल्स में, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। जो अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो बहुत सारे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनर इलेक्ट्रॉन्स वो इसके इफेक्ट को कम कर देते हैं, वो शील्डिंग करते हैं, वो बाहर वाले को शील्ड करते हैं, बचाते हैं। स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग समझते हो ना, स्क्रीन एक लेयर है जो तुम्हें बचाता है। सपोज को सन की जो रोशनी जो आ रही है उसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट, तुम कुछ क्रीम लगाते हो, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाता है, मतलब कि वो सन की रोशनी तुम्हें बचाता है। ऐसे ही जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, तो बीच के इलेक्ट्रॉन्स बचाते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा नहीं बढ़ता है
क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट उसको थोड़ा सा काउंटर बैलेंस करता है। क्या करता है? काउंटर बैलेंस करता है। इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को क्या करता है? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर बैलेंस करता है। कौन सा इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इसको थोड़ा कम कर देता है। ठीक है, इस कारण से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं बढ़ पाता जितना न्यूक्लियर चार्ज एग्जैक्टली बढ़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है बाकी के इलेक्ट्रॉन्स पे भी अट्रैक्शन चला जाता है, तो वो इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा है? नंबर ऑफ शेल्स का इंक्रीज करना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। इस कारण से फाइनली हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। नए शेल्स ऐड होते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज के कारण क्या होना चाहिए? एटॉमिक साइज डिक्रीज करना चाहिए, बट इट डज नॉट डिक्रीज मच। दिस इफेक्ट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, रीजन बीइंग कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स अदर देन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल्स के बाहर के पहले जो इनर शेल्स हैं वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाई देता है। थोड़ी बहुत ये फील आई, इसको बहुत डिटेल में जानना नहीं है, लेकिन तुम्हें बस हल्का फील होना चाहिए और ये स्टेटमेंट में याद रहना चाहिए। इससे तुम्हें एग्जाम्स में प्रेजेंट करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने का रीजन समझ में आ गया डाउन द ग्रुप, एंड अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करने का रीजन समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग एटॉमिक साइज से कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज को और भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं वो देख लेंगे। हम लोग स्पेशल केसेस क्या होते हैं एटॉमिक साइज के अंदर। पॉइंट्स टू नोट अबाउट एटॉमिक साइज हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग करते हैं स्पेशल पॉइंट्स टू नोट। स्पेशल पॉइंट्स टू नोट रिगार्डिंग साइज ऑफ कैटायंस एनायंस। एटॉमिक साइज से रिलेटेड और कुछ बातें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको एटॉमिक रेडियस नहीं, अब क्या बोलते हैं इसको? आयनिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, जब आयंस की बात करें तो बोलेंगे आयनिक रेडियस, जब आयंस की बात करें तो बोलेंगे आयनिक रेडियस। ये 3 पॉइंट जो है 3 पॉइंट्स आयंस के बारे में, ये पहले 3 पॉइंट्स आयंस के बारे में। यहाँ पे हम लोग आयनिक रेडियस की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? आयनिक रेडियस की को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। एक पॉइंट लिखा है साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का जो साइज होता है वो लेस होता है देन साइज ऑफ करस्पॉन्डिंग एटम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, एक तो यहाँ लिखा है मोर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन्स, ये तो एक रीजन हो सकता है। इसका मेन रीजन और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर Na+ की बात करते हैं, Na+ में क्या है? Na में क्या होता है? Na सोडियम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 11 होते हैं, 281। ये तो पता है 281 11 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज कर दिया तो क्या बन जाएगा? 2,8 रह जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बन जाता है। इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनता है? Na+ बन जाता है। लूजिंग इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है वो। Na+ क्या हो जाता है? 2,8। अब शेल्स कितने हैं इसके अंदर? अब शेल्स हैं 2। पहले शेल्स कितने? पहले शेल्स 3 थे। शेल्स कम हो गया तो क्या हो जाएगा? बेसिकली साइज छोटा हो जाएगा। शेल्स कम होने से क्या हो जाएगा? साइज छोटा हो जाएगा। ये एक इफेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा है ना मोर अट्रैक्टिव फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, ये हम लोग समझेंगे। कहाँ समझेंगे? जब हम लोग पढ़ लेंगे ना कि कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना होता है, वो पढ़ने के बाद ही इसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले इस बात को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको तुरंत हम लोग टारगेट नहीं करते हैं इस पॉइंट को। इस पॉइंट को हम लोग थोड़ी देर के बाद टारगेट करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ करस्पॉन्डिंग एटम। इसको भी हम लोग समझने के बाद करेंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? साइज ऑफ स्पीशीज विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये डेफिनेशन नोट कर सकते हो। डेफिनेशन क्या है? सेम नंबर स्पीशीज विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्पीशीज विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नोट कर लो, स्पीशीज विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। स्पीशीज विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे आफ्टर। क्या सीख लेंगे हम लोग सीखेंगे फाइंडिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये सीखने के बाद हम लोग इन प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली कितने प्रोटॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्या चेंज हो रहा है, कैसे कंसिडरेशन रखना है, वो हम लोग उसके बाद करेंगे। अभी तुरंत नहीं करते हैं। अभी सिर्फ इन प्रॉपर्टीज को चाहो तो नोट कर सकते हो। उसको हम लोग समझेंगे इस लेक्चर के एंडिंग में। लास्ट स्लाइड जो होगा उसमें हम लोग यही समझ रहे होंगे। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद लिखा है कि डाउन द ग्रुप द इफेक्ट इन न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। Down the group effect of increase in nuclear charge. Down the group effect of increase in nuclear charge is not very significant due to screening effect या shielding effect। ये हम लोगों ने तुरंत पढ़ लिया है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है? इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ठीक है, और क्या लिखा है कि एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैस, जो मैं तुम्हें हमेशा कह रहा था कि नोबल गैस को
छोड़ के हम लोग बात करते हैं, तो एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैस ग्रेटर होता है देन एटॉमिक साइज ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट। ये तो एक्सेप्शनल बिहेवियर, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। जनरली क्या होना चाहिए, जनरली लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। जनरली लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता हुआ मिलता है। बट नोबल गैस सडनली बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज नोबल गैस में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, एक स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है। इसको पुल करना, इसके इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना न्यूक्लियस के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर पुल ओवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सीन। जो स्टेबिलिटी मिलती है, इसके कारण जो इफेक्ट ऑफ पुलिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना न्यूक्लियर, वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है, वो उतना एक्सपीरियंस होता नहीं है, उतना दिखाई नहीं देता। ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इट इज गेनिंग, ड्यू टू ऑक्टेट का, ये ऑक्टेट का इफेक्ट, ऑक्टेट जो अचीव करता है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है, तो स्टेबिलिटी मिलती है, फिर उसको कोई खींच नहीं पाता इतना आसानी से, एक अलग से स्टेबिलिटी मिल जाती है इसको खींचना इतना आसान नहीं है इसके बाद। इस कारण से सडनली क्या होता है, एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैस बढ़ जाता है एज कंपेयर टू प्रीसीडिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ खास पॉइंट्स है, तुम्हें याद रखना है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तुम्हें याद रखना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आईसीएसई के सिलेबस की लिस्ट के हिसाब से सेकंड प्रॉपर्टी है, हमारे अकॉर्डिंग ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी, बिकॉज हमने वैलेंसी पढ़ लिया, वैलेंसी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकंड हमने पढ़ा एटॉमिक साइज, थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। आईसीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग बस एटॉमिक साइज मेटालिक कैरेक्टर है, वैलेंसी उन्होंने मेंशन अलग से नहीं किया है, बट वैलेंसी पे क्वेश्चन आता है, आ सकता है, ठीक है। वैलेंसी हम लोगों ने स्टडी कर लिया, एटॉमिक साइज हो गया, अब मेटालिक कैरेक्टर पढ़ते हैं। मेटालिक कैरेक्टर का बेसिक मीनिंग क्या है वो याद रखना। मेटालिक कैरेक्टर का बेसिक मीनिंग है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, ये टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। जिस भी एलिमेंट के अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होगी उसको हम लोग बोलेंगे मेटल्स की तरह वो बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है, मेटल्स की तरह बिहेव कर रहा है। कौन? जो लूज करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, जो लूज करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बनाना चाहेगा, which wants to lose electron and form positive ion, such an element is called as a metal। क्लियर है? इस टेंडेंसी को समझे, जो लूज करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मेटल्स बोलते हैं। और यहाँ पे एक और खास बात भी होती है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लूजिंग इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। लूजिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है वो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। डोनेट करने का मतलब कि किसी और एलिमेंट को वो इलेक्ट्रॉन गेन करवाएगा, खुद लूज करे किसी और को गेन करवाएगा। डोनेट मतलब क्या होता है? खुद तुम लूज कर रहे हो, किसी और को तुम गेन करवा रहे हो, ठीक है। डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स मतलब खुद लूज कर रहा है, दूसरे को गेन करवा रहा है। खुद लूज करना मतलब खुद ये क्या हो रहा है, खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरे को ये क्या कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट। इट एक्ट्स लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो मेटल्स में क्या खास बात, मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, दे वांट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड दे वांट टू रिड्यूस समथिंग एल्स, तो दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी याद रखना, ठीक है। मेटल्स एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर मतलब ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट का प्रॉपर्टी, ठीक है। खुद ऑक्सीडाइज होना, दूसरे को रिड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक कैरेक्टर। लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बिकमिंग पॉजिटिव आयन। बिकॉज मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें भेजा होगा शायद, जिन लोगों ने भेजा था मुझे सॉल्यूशन फर्स्ट लेक्चर के बाद, तो मैंने उनको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेजे थे। उस क्वेश्चन में से एक पार्ट में था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसका मीनिंग मैंने सोचा बता दूं तुम्हें। और मैंने कहा भी था उस टाइम पे कि जिनको आता है वो ट्राई कर सकते। मैंने जब भेजा था तुम्हें क्वेश्चन, तो मैंने लिख के भेजा था कि ये ऑप्शनल है, अगर तुम्हें आता है तो तुम कर दो, नहीं आता तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अब हमने डिस्कस के लिए, अब तुम लोग उस क्वेश्चन को वापस जाकर देख सकते हो कि क्वेश्चन में क्या था। कोई भी अगर मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी उसकी। इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब खुद ऑक्सीडाइज होना, और लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। दूसरे को वो गेन करवा, दैट इज को उसको रिड्यूस करवाना चाहेगा। दूसरे को वो रिड्यूस करवाना चाहेगा तो उसको कहते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। दूसरे को रिड्यूस करना चाहता है, खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, सो द रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो काम करता है। कैसे काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इट हैज अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इट हैज अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। समझ आई बात? वापस सुन लेना पॉज करके अगर तुम्हें कुछ डाउट होगा तो, और एक दो क्वेश्चन में ट्राई कर लेना, तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी। मैं तुम्हें दो चार क्वेश्चन अलग से भेज दूंगा, इसमें तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना होगा, तो तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे तुम्हें एक टर्म नोट करते, LOGR। क्या? LOGR। L मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन।
G मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन. LOGR मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन. LOGR, इसको नोट कर सकते हो. LOGR मतलब लॉस, ऑक्सीडेशन, गेन, रिडक्शन. The elements which have a tendency to lose electrons and form positive ions are considered to be metals. अब देखते हैं कि क्या फैक्टर्स होगा जो इसको इफेक्ट करेगा. मेटालिक कैरेक्टर को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे? तो मेनली इफेक्ट करते हैं एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज. कौन से इफेक्ट करते हैं? एटॉमिक साइज इफेक्ट करता है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट करता है. एटॉमिक साइज कैसे इफेक्ट करता है? अगर एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो लेस बाउंडेड होगा, इतना स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं होगा, लेस स्ट्रांगली बाउंडेड होगा वो. ठीक है, उसको निकालना आसान होगा, उसको लूज करना आसान होगा. मेटल उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा लूज करना चाहेगा. ठीक है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा अगर एटॉमिक साइज बड़ा है. एटॉमिक साइज बड़ा है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, साइज बड़ा है तो इतना स्ट्रांगली वो अट्रैक्टेड नहीं होगा, न्यूक्लियस से इतना बंधा हुआ नहीं होगा, तो आसानी से लूज कर सकता है. बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग नहीं है किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इजिली वो लूज कर सकता है. एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो इजिली लूज कर सकता है. ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा होगा इसमें. लार्जर आइटम्स में मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है. लार्जर आइटम्स में एटॉमिक साइज बड़ा होता है तो मेटालिक कैरेक्टर बेटर होता है क्योंकि लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. क्या लिखा है पढ़ लेते हैं एक बार. एटॉमिक साइज, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस. बहुत ऑब्वियस है. एंड हेंस द न्यूक्लियर पुल ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकम्स वीक. जब भी साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर पुल वीक हो जाएगा. टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब पुल वीक है तो मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन हायर होगा. टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स हायर होगा एंड हेंस द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड हेंस द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, मतलब दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं. टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहा है, मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है. क्लियर है बात. एक और पॉइंट क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से देख लिया. न्यूक्लियर चार्ज में क्या होगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, तो अट्रैक्शन बढ़ता जाता है. जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा. अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियर पुल ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांग हो जाएगा. न्यूक्लियर पुल ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग हो जाएगा. उससे क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा. टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा. ठीक है, तो एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर कम होता है. एटॉमिक साइज बढ़ने से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से वो अट्रैक्शन वाला फोर्स स्ट्रांग हो जाता है, तो इससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट कर लो. पॉज करके दोबारा एक दो बार खुद से पढ़ के देखो, रिवाइज करो और फिर आगे बढ़ो. तुरंत मत आगे बढ़ना, पहले इसको थोड़ा डाइजेस्ट कर लो इस चीज़ को, उसके बाद आगे बढ़ना. ठीक है, अब इसके ट्रेंड को स्टडी करते हैं. ट्रेंड क्या होता है, डाउन द ग्रुप की बात करें. डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है. हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज कम होता जाता है. डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है. एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और दूर चला गया. एटॉमिक साइज बढ़ने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो अट्रैक्शन क्या हो गया, अट्रैक्शन वीक हो गया. अट्रैक्शन वीक होने से क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा. इस कारण से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए. ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. With increase in atomic size, the distance between the outermost shell and the nucleus increases, and hence the nuclear pull on the outermost electron becomes weak. Thus, tendency of losing electron, and hence the metallic character increases. Clear है point? Next क्या लिखा है, down the group nuclear charge के साथ क्या होता है. Down the group nuclear charge actually बढ़ता जाता है. क्यों बढ़ता है, क्योंकि number of protons बढ़ता है, atomic number बढ़ता है. atomic number बढ़ेगा तो number of protons बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा. डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, बट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, बट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स और इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इज ग्रेटर दैन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है. न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण मेटालिक कैरेक्टर कम होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एटॉमिक साइज का इफेक्ट जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, नंबर ऑफ शेल्स का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. देयरफॉर वो इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है, एटॉमिक साइज का इंक्रीज का इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है. इस कारण से मेटालिक कैरेक्टर एक्चुअली इंक्रीज करता हुआ दिखाई देता है, ना कि डिक्रीज करता हुआ. तो फाइनली क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस.
रीजन समझ में आ गया। यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टिंग इफेक्ट है। कौन से कॉन्ट्राडिक्टिंग इफेक्ट है? डाउन द ग्रुप में हमेशा दो कॉन्ट्राडिक्टिंग इफेक्ट आते हैं। कौन से? एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर कम होना चाहिए, बट इसका इफेक्ट वीक इफेक्ट है। एटॉमिक साइज का बढ़ना स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, तो एक्चुअली में क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर एक्चुअल में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। चाहो तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके एक बार रिपीट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग मूव करेंगे इसके साथ। यहाँ से एक ट्रेंड और बाकी है। कौन सा ट्रेंड बाकी है? डाउन द ग्रुप का हमने देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अक्रॉस द पीरियड देखेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड क्या होता है। अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर एक्चुअली डिक्रीज करना चाहिए। लेफ्ट में मेटल, राइट में नॉन मेटल, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। रीजन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मेटालिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड कौन सा पढ़ रहे हैं? अक्रॉस द पीरियड वाला ट्रेंड पढ़ रहे हैं। अक्रॉस द पीरियड क्या होना चाहिए? मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होना चाहिए। ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि ज्यादातर लेफ्ट में हमें मेटल्स का नाम दिखाई देता है, राइट साइड हमें ज्यादातर नॉन मेटल्स के नाम दिखाई देते हैं, ठीक है। और राइट मोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। राइट मोस्ट क्या होता है? इनर्ट गैसेस होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग बात वो कर रहे हैं ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 17 तक की। ग्रुप 1 से ग्रुप 17 तक की बात करें। ग्रुप 18 में कुछ अलग ही बिहेवियर होता है, उसकी बात हम लोग बिल्कुल नहीं करते। वो ना मेटालिक है नॉन मेटालिक, को इनर्ट गैस, उसकी तो बिहेवियर ही अलग है। तो हम लोग 1 से लेकर 17 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 से 17 तक क्या होना चाहिए ग्रुप्स में? अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, ग्रुप 1 से 17 तक क्रॉस करते जाएंगे धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्रॉस करते जाएंगे। तो क्या होगा? बेसिकली मेटालिक कैरेक्टर इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। रीजन क्या है? रीजन समझते हैं। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए? एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ, शेल्स नजदीक आ गए, न्यूक्लियस के नजदीक आ गया, आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के नजदीक आ गया। एटॉमिक साइज डिक्रीज मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के नजदीक आ गया, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो गया तो न्यूक्लियस, अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो गया तो क्या हो गया? न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा हुआ है, तो उस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम हो जाएगी, तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। एटॉमिक साइज छोटा, एटॉमिक साइज छोटा तो क्या होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नजदीक आ गया, नजदीक आ गया तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो गया। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर तो उसका इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया। क्या लिखा है? अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, विद डिक्रीज इन एटॉमिक साइज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस डिक्रीजेस एंड हेंस द न्यूक्लियर पुल becomes stronger and hence the nuclear pull on the outermost electron, the valence electron, outermost मतलब valence electrons, becomes stronger, thus tendency of losing electron and hence the metallic character दोनों decrease हो जाता है। क्लियर है बात? एक और पॉइंट क्या बता रखा है? अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, इस कारण से क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्यों बढ़ता है? बिकॉज एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, इस कारण से क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो अट्रैक्टिव पुल बढ़ जाता है। इस कारण से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो ये दोनों ही इफेक्ट सेम डायरेक्शन में यहाँ काम करते हैं। अक्रॉस द पीरियड सारे इफेक्ट एक ही साइड काम करते हैं, सब कम ही करते हैं उसको, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर को सारे इफेक्ट मिले कम ही करते हैं। डाउन द ग्रुप में अपोजिट इफेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रडिक्टिंग इफेक्ट्स हैं। लेकिन अक्रॉस द पीरियड बहुत सिंपल होता है। अक्रॉस द पीरियड का रीजन बहुत सिंपल होता है हमेशा। अक्रॉस द पीरियड में क्या हुआ? एटॉमिक साइज कम हो गया, एटॉमिक साइज कम होने के कारण अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम हो गई, मेटालिक कैरेक्टर कम हो गया। और क्या हुआ साथ में? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब कि अट्रैक्शन बिकमिंग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर, तो इससे क्या होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम हो गई, मेटालिक कैरेक्टर कम हो गया। समझ आ गया? सेकंड पॉइंट एक बार रीड कर लेते हैं। क्या है? अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस as the number of protons in nucleus increases, hence the attractive pull on revolving electrons becomes stronger, the tendency of losing electron and hence the metallic character decreases. Clear है point? तो मैंने हर जगह सेम लैंग्वेज यूज किया है, तो अगर तुम एक को याद कर लोगे बाकी में भी ऑलमोस्ट सिमिलर से आएंगे, तो रिजल्ट तुम्हें याद करना आसान हो जाएगा। सेम लैंग्वेज यूज करने का पर्पस क्या था? बुक्स में जनरली लैंग्वेज चेंज करते रहते हैं वो लोग, चेंज करने से क्या होता है? तुम्हारा मेहनत बढ़ जाता है। तुम किसी एक लैंग्वेज को प्रॉपर्ली समझ लो, याद कर लो, तो बाकी सब में भी बहुत हल्का चेंज होगा, ठीक है। तो तुम लैंग्वेज को नोट करो, तुम्हें खुद दिखेगा कि बहुत कम चेंज कर रहा हूँ मैं लैंग्वेज के अंदर। ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज यूज करके मैं सारे के सारे सिक्स प्रॉपर्टीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा यूजिंग ऑलमोस्ट द सेम लैंग्वेज। बहुत स्लाइट चेंज होगा लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो देखते रहना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तुम्हें याद करना, कोरिलेट करना आसान हो जाएगा अगर तुम लैंग्वेज सिमिलर यूज कर रहे हो। क्लियर है बात? तो ये दो प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए। कौन कौन से? एटॉमिक रेडियस क्लियर हो गया, मेटालिक कैरेक्टर क्लियर हो गया, वैलेंसी ऑलरेडी हो रखा है। अब हम लोग नॉन मेटालिक कैरेक्टर को स्टडी करेंगे।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी. नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी. नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स जो होता है वो ठीक मेटालिक का उल्टा चलेगा. नॉन मेटालिक का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. मेटालिक का था टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. नॉन मेटालिक का क्या हो गया? नॉन मेटालिक का हो गया टेंडेंसी टू नॉन मेटालिक का हो गया टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. नॉन मेटालिक का हो गया टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. और साथ में क्या फॉर्म करेगा? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स in order to attain octet in the outermost orbit and ठीक है. एंड फॉर्म क्या करता है? एंड फॉर्मिंग एनायंस. निगेटिवली चार्ज आयंस फॉर्म करता है, एनायंस फॉर्म करता है. मेटल्स फॉर्म करता है कैटायन, पॉजिटिव चार्ज आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. नॉन मेटल फॉर्म करता है एनायंस, निगेटिवली चार्ज आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन इलेक्ट्रॉन करके वो क्या करता है? गेन इलेक्ट्रॉन करके वो एनायंस फॉर्म करता है. मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन करके कैटायंस फॉर्म करता है, जो पॉजिटिव आयंस होता है. एनायंस नेगेटिव आयन होते हैं. इतनी बात याद रहेगी या कोई डाउट है? इतना तो क्लियर होगा ना? ठीक है. अब मैं तुम्हें दो एग्जांपल बताता हूँ. एक सोडियम है, एक क्लोरीन है. सोडियम एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, क्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है. अब तुम बाकी चीजों को साइड कर दो, मुझे बस ये बताओ कि इनमें से कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, कौन ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है. ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, रिड्यूस का मतलब तुम खुद से सोचो. कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, कौन ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, और किसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, किसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है. सोचो एक बार जरा, स्क्रीन को पॉज करो और सोचो. सोच लोगे तब स्क्रीन को ऑन करना, तब वीडियो को प्ले करना. पहले वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके पहले सोचो. अगर तुमने वीडियो प्ले किया इसका मतलब तुमने सोच लिया होगा. सोडियम बेसिकली क्या होता है? सोडियम एक मेटल होता है. मेटल में क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन का बोलते हैं टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड. सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, 281 होता है ना, तो ये लूज करना चाहता है इलेक्ट्रॉन. टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड. ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो कहते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं इसको? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं. अगले को वो रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा. खुद वो ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा. ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है सोडियम के अंदर. और टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, या तो गेट ऑक्सीडाइज होना चाहेगा या रिड्यूस करना चाहेगा. रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड होता है इसके अंदर. क्लोरीन में क्या होगा? 287 मतलब वो गेन इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा. तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड है इसके अंदर. या फिर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, या फिर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है. कैसे शो करता है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. दूसरे का इलेक्ट्रॉन वो निकाल के ले आएगा, तो दूसरे को वो ऑक्सीडाइज कर देगा. ठीक है. टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, उसका इलेक्ट्रॉन गेन करना है उसने खुद में, और दूसरे को वो क्या करना चाहेगा? दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करना चाहेगा. टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस या फिर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है इसके अंदर, नॉन मेटल के अंदर. तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग समझ में आ गई होगी बात. अच्छा, आप देखते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन से फैक्टर्स से फर्क पड़ता है. एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज. फिर से वही फैक्टर्स आएंगे हमेशा. एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, ही सारे प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं. एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज. क्या होता है एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज? एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? एटॉमिक साइज अगर बढ़ जाएगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएंगे. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर दूर चले जाएंगे तो अट्रैक्शन वीक हो जाएगा. न्यूक्लियर पुल जो है वो वीक हो जाएगा. न्यूक्लियर पुल वीक होने से क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. किसी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, अगर बड़ा एटम है, आउटर मोस्ट ही बहुत दूर है उससे, किसी बाहर का इलेक्ट्रॉन तो उससे और ज़्यादा दूर हो जाएगा, उसको अट्रैक्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. तो न्यूक्लियर पुल वीक हो चुका है, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर पुल वीक हो गया है, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाता है. तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? कम हो जाता है. विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस एंड हेंस द न्यूक्लियर पुल बिकम्स वीक. आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियर पुल है वो वीक हो जाएगा. दस टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड हेंस द नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन, न्यूक्लियर पुल जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा, इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा. बात समझ में आ गई होगी. अब तो इजिली हो जाएगा, अब ये पॉइंट इजिली समझ में आ जाएंगे. ठीक है, देख लिया. एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होना चाहिए? एटॉमिक साइज बढ़ने से नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए. ठीक है, उसको रीड कर लेना, फिर आगे देखते हैं. अब हमने ट्रेंड एंड एक्सप्लेनेशन पढ़ना है नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स का. पहला केस हमने क्या उठाया? डाउन द ग्रुप.
डाउन द ग्रुप मतलब एक ग्रुप में ऊपर से नीचे तक हम लोग जा रहे हैं, अप से डाउन जा रहे हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं, ज्यादा मेटालिक होते जाते हैं, तो मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करना चाहिए। रीजन क्या है इसका? रीजन फिर से एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज के टर्म्स में बात करेंगे। जब भी ग्रुप की बात करेंगे तो इफेक्ट कैसा मिलेगा? कॉन्ट्राडिक्टिंग इफेक्ट मिलेगा। आओ देखते हैं कॉन्ट्राडिक्टिंग इफेक्ट क्या दिखाई दे रहा है हमें। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है? डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है क्योंकि शेल्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है क्योंकि शेल्स इंक्रीज करते हैं। फिर क्या होता है? लार्जर अगर एटॉमिक साइज हो गया, लार्जर साइज हो गया, तो उसका जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन क्या हो जाता है? अट्रैक्शन वीक हो जाता है। न्यूक्लियर पुल क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। तो वीकर न्यूक्लियर पुल हो जाते हैं इसके अंदर, वीकर न्यूक्लियर पुल, उसका पुल वीक हो गया, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन खींचने का जो उसका पावर है वो क्या कम हो गया, तो क्या हो जाएगा? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाएगा। इस कारण से नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? कॉन्ट्राडिक्टिंग इफेक्ट, तो न्यूक्लियर चार्ज ठीक उल्टा दिखाएगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या दिखाएगा? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज के कारण ये इंक्रीज करना चाहिए। इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज के कारण क्या होना चाहिए? जो तुम्हारे पास अट्रैक्शन है वो इंक्रीज करना चाहिए, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना चाहिए, बट ये इफेक्ट खुद ही एक वीक इफेक्ट है, ये एक वीक इफेक्ट है। एटॉमिक साइज का जो में जो इंक्रीज है वो वाला इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा और एक्चुअल में नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। तो ये पॉइंट है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के साथ क्या होगा। मतलब लेफ्ट में मेटल्स, राइट में नॉन मेटल्स, तो क्या होना चाहिए? नॉर्मली क्या हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करना चाहिए। कंपेयर करके देखते हैं क्या हो रहा है इसके साथ। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? वो तो दोनों एग्री करेंगे, दोनों पॉइंट एक दूसरे से एग्री करेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाला। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज करने का मतलब जो पुल है वो पुल क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाएगा तो स्ट्रॉन्गर पुल हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर पुल क्यों हो गया? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल अब नजदीक आ गया है, तो उसके बाद जस्ट बाहर जो होगा वो भी नजदीक ही होगा, तो पुल जो है वो स्ट्रॉन्गर हो गया। न्यूक्लियर पुल स्ट्रॉन्गर हो गया, इससे क्या हो गया? टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा। टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इस कारण से नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? एक और खास बात, न्यूक्लियर चार्ज के टर्म्स में बात करते हैं तो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस बढ़ता है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज करता है। अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा? पुल स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा? पुल स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। दोनों ही तरीके से पुल स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, तो पुल स्ट्रॉन्गर होगा तो क्या होगा? बेसिकली टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, पुल जो होता है वही इलेक्ट्रॉन को पुल करता है अपनी तरफ, तो टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये बात समझ में आ गया? इस सब के कारण क्या होगा कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर ओवरऑल क्या होगा? अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगा। अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। बात समझ में आ गई? तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? एटॉमिक साइज पढ़ लिया, मेटालिक कैरेक्टर पढ़ लिया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कर लिया, वैलेंसी पढ़ लिया। वैलेंसी क्या होता है? डाउन द ग्रुप वैलेंसी सेम, अक्रॉस द पीरियड वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1 0, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या होता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करता है। समझ आ गई बात है? अब हम लोग समराइज करेंगे सारी प्रॉपर्टीज को, हम लोग समराइज कर देंगे एक साथ। अब यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग समराइज कर दें, जितने प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सबको हम लोग समराइज कर रहे हैं। ग्रुप्स के अंदर क्या ट्रेंड है इसका, ठीक है। डाउन द ग्रुप समराइज कर रहे हैं हम लोग। तो डाउन द ग्रुप हम लोग बेसिकली हम लोगों ने जिन प्रॉपर्टीज को पढ़ा, हमने यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ लिया आज। कौन कौन से? एटॉमिक साइज को पढ़ा हमने, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। मेटालिक कैरेक्टर क्या डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तीन हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद और 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जो तुमने पढ़ना। ये 3 प्रॉपर्टीज हमने और पढ़नी, टोटल 6 प्रॉपर्टीज कहा था आईसीसी के सिलेबस ने, ये 3 प्रॉपर्टीज और हमने पढ़ने हैं। इसके अलावा एक और हमने आज पढ़ा है जिसमें नोट नहीं किया हुआ, वैलेंसी। डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स, डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम, डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम। तो ये भी आज हम लोगों ने पढ़ लिया। डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम,
एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ये 4 तुम लोग याद कर सकते हो, ठीक है। ये 3 बेसिकली 3 तुम लोग याद कर सकते हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। इन सब की प्रॉपर्टी नॉन मेटालिक कैरेक्टर के जैसा ही होता है, एग्जैक्टली नॉन मेटालिक कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। कौन से? आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो याद कर लेना इनका डेफिनेशन, इनके सारे डिटेल पॉइंट्स वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड्स क्यों है ऐसा, इसका रीजन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ट्रेंड याद कर सकते हो, जस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाला फॉलो करता है। कौन से 3? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मतलब भी सेम है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ही है, मतलब कितना भी इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, ये 2 प्रॉपर्टीज और जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में पार्ट नहीं है, तुम्हारे बुक ने दे रखा है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसको अलग से आईसीसी ने मतलब बोला नहीं है पढ़ने को, ये तुम्हारे सिलेबस के स्कोप के बाहर है। इसके रीजंस को हम लोग नहीं समझ सकते हैं फिलहाल, तुम्हारे बुक ने भी रीजंस एक्सप्लेन नहीं किया है, बस सिंपली ट्रेंड लिख दिया कि ट्रेंड याद कर लो। तो इस ट्रेंड को तुम याद कर सकते हो, इसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, ये ट्रेंड्स को हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, तो इसको तुम लोग सिर्फ सिंपल रिजल्ट याद कर सकते हो। डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल डिक्रीज करता है, नॉन मेटल्स का इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स डिक्रीज करता है, नॉन मेटल्स का इंक्रीज करता है, ये याद रख लेना है। और ये 3 प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हम लोग स्टडी करेंगे, ये हम लोग स्टडी करेंगे, ये हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। ये सिंपली रिजल्ट याद कर लो बस, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। आगे बात समझ। अब तुम थोड़े बहुत क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो बुक से, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, इनको अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जहाँ डेफिनेशन वगैरह पूछेंगे तो वो मत करना, बिकॉज वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाकी सारी चीज़ तुम्हारी हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो उसके अलावा, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज को छोड़कर बाकी सारे तुम कर सकते हो। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, बाकी सारे तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? ये डाउन द ग्रुप ये ट्रेंड्स हो गए, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से इनको एनालाइज करेंगे पढ़ने के बाद, ठीक है। अभी के टाइम बस तुम ये देख लो कि ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अक्रॉस द पीरियड का देखते हैं क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड क्या ट्रेंड होगा। अब जो समरी ऑफ ट्रेंड पढ़ना है वो कब पढ़ना है, जब एक पर्टिकुलर पीरियड में अक्रॉस जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं, एक पीरियड के अक्रॉस जा रहे हैं लेफ्ट से राइट तक, ठीक है। तो क्या होगा, एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट क्या होता है, लेफ्ट से राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। बाकी के 3 जो थे वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड। जस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर से रिलेटेड तुम याद रख सकते हो क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगा। ये याद रखने का तुम्हारे पास सिंपल तरीका हो गया, बाकी समझेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वैलेंसी क्या होता है अक्रॉस द पीरियड, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, तो 1 2 3 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 3 2 1 0। क्लियर है बात? कौन से 3 हम लोगों ने पढ़ लिया आज, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये 3 हम लोगों ने पढ़ लिया आज। और कौन से 3 है जो नहीं पढ़े हम लोगों ने नहीं पढ़े, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो तीनों किसको फॉलो करते हैं, वो तीनों नॉन मेटालिक कैरेक्टर के जैसा ही बिहेवियर शो करते हैं। तो ये 3 हम लोगों ने पढ़ लिए, ये 3 हमने नहीं पढ़े, बट ये तीनों ही इसको फॉलो कर रहे हैं। तो याद रखना, ईजी है ट्रेंड को, नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरह ही बिहेवियर शो कर रहे हैं। इनके मीनिंग्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात? वैलेंसी का भी क्या था, 1 2 3 4, वैलेंसी के 1 से 4 तक जाता है, फिर 4 के बाद फिर वापस कम होकर 0 तक आता है, बस कहानी खत्म, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं हम लोग, जो आज हम लोगों ने पढ़ा उसका एप्लीकेशन देखते हैं एक्चुअल पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो मतलब क्या करने वाले हैं हम लोग, आज जो हमने बातें पढ़ी उसके मद्देनजर हम लोग पीरियोडिक टेबल पे एक नज़र फेर ले रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या हुआ। हम लोग किसी भी 2 एलिमेंट्स को सर्कल करते हैं और फिर उसके समझेंगे कि उसके प्रॉपर्टीज में क्या फ़र्क हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, सपोज करो लिथियम की बात करते हैं, लिथियम और पोटेशियम की बात करते हैं, लिथियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो इनमें से किसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा, लिथियम पोटेशियम में से साइज किसका बड़ा होगा। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो पोटेशियम इज लार्जर देन लिथियम, पोटेशियम का साइज लिथियम से बड़ा होना चाहिए। और मेटालिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो पोटेशियम ज़्यादा मेटालिक होगा, लिथियम कम मेटालिक होगा।
बात समझ में आ गई? ऐसे ही बात करते हैं मैग्नीशियम की, Mg, और बेरियम की, Ba। मैग्नीशियम एंड बेरियम की बात करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम एंड बेरियम। दोनों में साइज किसका बड़ा होगा? डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है तो बेरियम इज लार्जर देन मैग्नीशियम, एंड मेटालिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? बेरियम का मेटालिक कैरेक्टर मैग्नीशियम से ज़्यादा होगा, ठीक है। एक और खास बात की बात, एक और चीज़ कंपेयर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं, सिंपल सिंपल। ये वाली बातें क्लियर हो गई होंगी ना? नहीं हुआ तो वीडियो एक बार वापस प्ले कर लेना। चलो इन दो को देखते हैं। कौन से दो को? सोडियम एंड मैग्नीशियम। ये दोनों है तो मेटल्स, सही बात है। इन दोनों में से साइज किसका स्मॉलर होगा, किसका लार्जर होगा? तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप या अक्रॉस द पीरियड? कौन सी बात है? सेम पीरियड के हम लोग अक्रॉस जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज करना चाहिए। तो मैग्नीशियम का साइज सोडियम से क्या होना चाहिए? डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? सोडियम से मैग्नीशियम स्मॉलर साइज का मिलना चाहिए। तो मैग्नीशियम का साइज स्मॉलर देन सोडियम होना चाहिए, बिकॉज अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? तो रीजन पता होना चाहिए तुम्हें कि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, शेल सेम होता है, और न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज के कारण अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, इस कारण से साइज छोटा हो जाता है। समझ आ गई बात? अब अगर ऐसी एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकन। एल्यूमिनियम एंड सिलिकन में ज्यादा मेटालिक कौन होना चाहिए? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जब भी मूव करना चाहोगे सेम पीरियड में, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, मतलब एल्यूमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर हायर होना चाहिए एज कम्पेयर टू सिलिकन। तो एल्यूमिनियम इज मोर मेटालिक देन सिलिकन। और साइज किसका बड़ा होगा? अक्रॉस द पीरियड साइज कम होता जाता है, अक्रॉस द पीरियड साइज कम होता जाता है, तो एल्यूमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर सिलिकन से ज्यादा होगा। सल्फर एंड क्लोरीन में कौन सा ज्यादा नॉन मेटालिक होगा? सल्फर एंड क्लोरीन में ज्यादा नॉन मेटालिक कौन होगा? सल्फर एंड क्लोरीन में नॉन मेटालिक ज्यादा कौन होगा, बताओ? अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज करता है, तो क्लोरीन इज मोर नॉन मेटालिक देन सल्फर। साइज किसका छोटा होगा? क्लोरीन का साइज छोटा होगा, बिकॉज अक्रॉस द पीरियड साइज कम होता जाता है। बट जब क्लोरीन आर्गन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? आर्गन का साइज सडनली बढ़ जाता है, बिकॉज ग्रुप 18 सडनली बड़े हो जाते हैं, है ना। और मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आर्गन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ना मेटालिक कैरेक्टर, उसका तो बिल्कुल इनर्ट है वो। बात समझ में आ गई यहाँ तक? कैसे इन चीज़ों को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया है। डाउन द ग्रुप बिहेवियर, अक्रॉस द पीरियड बिहेवियर। सेकेंड पीरियड वाले साइज में बहुत छोटे होते हैं, याद रखना कि सेकेंड पीरियड वाले साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू थर्ड पीरियड वाले। थर्ड पीरियड वाले का साइज बहुत बड़ा होता है, सेकेंड पीरियड वाले का साइज बहुत छोटा होता है। बात क्लियर है? चलो ठीक है, हम लोग कुछ और नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं अगली स्लाइड्स में। देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास। अब हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर अगर गिवन हो तो किस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहीं सारा कुछ स्टार्ट होता है, तभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, तभी हम लोग पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करना, प्रॉपर्टीज गेस करना, सब कुछ वहीं से कर सकते हैं हम लोग स्टार्ट। तो एक जनरल सिंबल होता है एलिमेंट का, पहले वो नोट कर लो। जनरल सिंबल क्या होता है एलिमेंट का? कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। मान लो सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का सिंबल ऐसे लिखना चाहिए, Na, नीचे 11, ऊपर 23, ठीक है। ऐसे ही अगर पोटेशियम का लिखते हैं K, तो नीचे 19, ऊपर 39। जो नीचे लिखा होता है वो होता है इसका एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा होता है मास नंबर, ठीक है। जो नीचे लिखते होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है मास नंबर। सिंबल क्या यूज करते हैं? जनरली अगर लिखेंगे तो जनरली लिख सकते हैं X, नीचे लिखते हैं हम लोग Z, ऊपर लिखते हैं A। A होता है मास नंबर, Z होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z, मास नंबर होता है A, ठीक है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज क्या है? ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये दो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये स्टैंडर्ड है, ये हर जगह वैलिड है। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा वैलिड है, याद रखना। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका सम हो गया वो। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इकट्ठा इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स। तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये दोनों हमेशा याद रखना, ये हमेशा दो यूज कर सकते हैं इसको। अब इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए तुम्हें बेसिकली चेक करना होगा कि न्यूट्रल एटम है या आयंस है। क्या चेक करना होगा कि न्यूट्रल एटम है या आयंस है। अगर सिंपल ऐसे लिख के रखा हुआ है तो ये बेसिकली क्या है, ये न्यूट्रल एटम, इसमें कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस नहीं दे रखा ना, मतलब न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल एटम में क्या होता है, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। न्यूट्रल होने का मतलब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है। तो न्यूट्रल एटम्स में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस कारण से फॉर न्यूट्रल एटम्स, ओनली फॉर न्यूट्रल एटम्स, ओनली फॉर न्यूट्रल एटम्स, फॉर न्यूट्रल एटम्स नोट कर लो, फॉर न्यूट्रल एटम्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर न्यूट्रल एटम्स एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात? फॉर आयंस कुछ और होता है। फॉर आयंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए तुम्हें चार्ज को कंसीडर करना पड़ता है कि चार्ज को तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है बेसिकली। तो देखते हैं कि उसका मीनिंग क्या हुआ। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम, इसी एग्जांपल को करते हैं। सोडियम 2311, तो मास नंबर कितना है 23, एटॉमिक नंबर कितना है 11। बाकियों को क्लियर कर लेते हैं और सिर्फ इसी एग्जांपल को देखते हैं और फिर एक आयन को चेक करेंगे, आयंस को कैसे करते हैं। ठीक है, सोडियम 2311, इसका हमें निकालना इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर। पहला काम लिखो, Z क्या है, A क्या है। Z इक्वल्स टू कितना है, A इक्वल्स टू कितना है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z होता है एटॉमिक नंबर, तो वो 11 है। मास नंबर A होता है, वो होता है 20, यहाँ पे 23 दे रखा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 11। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला नोट कर लो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू आ गया Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू होता है, यहाँ देखो रिजल्ट, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, A माइनस Z। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देता है। A कितना है 23, Z कितना है 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 12 आ जाएगी। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गया 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंडिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चेक करो कि यहाँ पे कोई आयन है क्या, यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह दे रखा है क्या, चार्ज कुछ भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, बिकॉज वो न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तुम्हारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिख देते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है, वही सेम आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 11, बिकॉज प्रोटॉन 11 था तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। क्यों, बिकॉज न्यूट्रल है, इस कारण से। न्यूट्रल है तो प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन हो जाता है। बात समझ में आई, ये नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कर लो, मतलब वीडियो पॉज कर लो और आराम से इसको नोट कर लो। फिर मैं एक और एग्जांपल करवाता हूँ। अब आयंस देखेंगे, हम लोग आयंस देखेंगे इसके बाद। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। मान लो कहीं पे Mg प्लस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, Mg प्लस। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर है 12, मास नंबर है 24। इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन बताना है। प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हमेशा इक्वल्स टू होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यहाँ कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, फॉर्मूला क्या है, A माइनस Z।
Z था 12 तो वो निकाल लिया ऑलरेडी हम लोगों ने। A क्या है 24 तो ये हो जाएगा 24 माइनस 12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब क्या निकालना है हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम लोग? प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर? प्रोटॉन है 12, प्रोटॉन है 12। अगर ये न्यूट्रल होता, अगर न्यूट्रल होता तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते तो 12 होता, बट ये पॉजिटिव चार्ज है। प्लस कितना है? प्लस कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस क्या है इसका वैल्यू? प्लस 1 है ये, मतलब एक पॉजिटिव 1 है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो 12 पॉजिटिव चार्ज है और पूरी चीज का स्पेशीज का क्या है? प्लस 1 चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से एक कम होंगे। प्लस 1 चार्ज का मतलब प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन एक कम होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1, तो वो हो जाएगा 11। आगे बात समझ? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, इस कारण से पूरी स्पीशीज क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस 1 चार्ज है, इसलिए प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन एक कम है। समझ आ गई बात? इसको नोट कर लो, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ही। अब रखते हैं Mg2 पॉजिटिव। Mg कितना है? Mg2 पॉजिटिव करते हैं। प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर? प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 12 है। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? ऑलवेज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। अब इसके बाद निकालना है तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कितना कम होने वाला है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से 2 कम होने वाला है, बिकॉज चार्ज +2 है। चार्ज पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, चार्ज निगेटिव तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चार्ज पॉजिटिव है तो मतलब प्रोटॉन ज्यादा होने चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू प्रोटॉन माइनस चार्ज। चार्ज कितना है? 2 है, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 10। आगे बात समझ कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा आओ और कुछ कैलकुलेट करके देखते हैं। अब कुछ निगेटिव आयन, एक निगेटिव आयन चेक करते हैं, क्लोरीन का चेक कर लेते हैं, क्लोराइड आएगा क्या होगा। क्लोराइड या ऑक्साइड देख लेते हैं, ऑक्साइड देख लेते हैं, ऑक्साइड ज्यादा बेटर एग्जांपल देगा। ऑक्साइड को चेक कर लेते हैं, ऑक्साइड में क्या होगा। ऑक्साइड के अंदर 2 एग्जांपल बन जाएगा ना, O- और O2- दोनों चेक कर लेते हैं। एक देखते हैं हम लोग O-, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। Z क्या है इसका? एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। A कितना है इसके लिए? 16 है। प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? इक्वल टू Z के इक्वल होगा हमेशा। प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन हो जाएगा A-Z, ये हमेशा होता है। 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा? इक्वल टू 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। इलेक्ट्रॉन्स निकालने के टाइम देखो, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव 1 है, मतलब कुछ नहीं लिखा मतलब 1 होता है। निगेटिव 1 मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से एक ज्यादा है। निगेटिव 1 का मतलब प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 16, 8 + 1। प्रोटॉन्स कितने थे? 8 थे, तो उससे एक ज्यादा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। डायरेक्टली अगर चार्ज को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या बनता? 8 माइनस -1 होता। चार्ज -1 तो 8 माइनस -1 कर दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी 8 + 1 9 ही आ जाएगा, तो ये हमेशा वैलिड है। प्रोटॉन्स में से माइनस कर दो चार्ज तो हमेशा तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। लॉजिक के हिसाब से बोलो तो निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कितना ज्यादा? -1 है तो मतलब एक ज्यादा होना चाहिए। प्रोटॉन्स पता है 8 है तो उससे एक ज्यादा, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। आगे बात समझ? -2 कर देंगे तो वहां भी निकल जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे। खुद से करके ट्राई करो, इलेक्ट्रॉन्स कितने आना चाहिए? 10 आ जाना चाहिए। अगर -2 चार्ज होगा O2-, अगर O2- निकालेंगे ऑक्साइड O2-, तो वहां पे क्या हो जाएगा? प्रोटॉन्स हो जाएंगे 8, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 8, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। प्रोटॉन्स 8, न्यूट्रॉन्स 8, इलेक्ट्रॉन्स 10। क्लियर है बात? समझ आ गई बात? ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसका एप्लीकेशंस देखते हैं। तो ये जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसका एप्लीकेशन आता है कहाँ? इसका एप्लीकेशन आता है, इसका एप्लीकेशन आता है
एटॉमिक साइज वगैरह के साथ कोरिलेट करके आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा mg के बारे में हमने बात की ना, mg प्लस mg2 प्लस की बात की, ठीक है। mg क्या होता है, mg प्लस क्या होता है, mg2 प्लस होता है, क्या होता है mg में क्या हो जाएगा, mg में कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन्स है, 12 24 है, एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24, जिसके प्रोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बेसिकली हमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, न्यूट्रॉन से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता इस चैप्टर के अंदर। प्रोटॉन कितना है इसके अंदर, प्रोटॉन है 12, इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रल आइटम में तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 12। बट जब mg प्लस की बात करते हैं, ये भी 12 24 होता है। इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स तो हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होता है, तो 12 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स एक कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स एक कम मिलेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1, प्रोटॉन्स माइनस चार्ज, तो वो हो जाएगा 11। mg2 प्लस में क्या होगा, 12 24, इसके प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इसके अंदर 12, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। 12 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बनेगा 282, 11 का बनेगा 281, क्लियर है, और 10 का बन जाएगा 28। इसमें साइज में बड़ा कौन सा होगा, साइज में छोटा कौन सा होगा, ठीक है। साइज में बड़ा कौन सा है, साइज में छोटा कौन सा है। 28 में क्या है, इसमें 2 शेल यूज कर रहे हैं, सबसे छोटा होगा 28 वाला, सबसे छोटा होगा। mg जो 282 है वो इससे बड़ा होगा, बिकॉज उसमें 3 शेल्स यूज हो रहे हैं। mg2 प्लस इज स्मॉलर देन mg2 प्लस इज स्मॉलर देन mg, mg2 प्लस इज स्मॉलर देन mg। रीजन क्या है, बिकॉज mg2 प्लस में 2 शेल्स हैं, mg में 3 शेल्स हैं, क्लियर है। और mg2 प्लस mg प्लस से भी छोटा है, बिकॉज उसके अंदर भी 3 शेल्स हैं, और mg2 प्लस के अंदर 2 शेल्स हैं। mg प्लस में 3 शेल्स हैं, mg2 प्लस में 2 शेल्स हैं, तो वो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। mg2 प्लस mg से भी छोटा है, mg प्लस से भी छोटा है, तो mg2 प्लस mg से छोटा है, और mg2 प्लस mg प्लस से भी छोटा है। ये तो बात समझ में आ गई, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्लियर है बात। अब कुछ कंपैरिजन की बातें आती हैं, वो हम लोग देखते हैं, mg प्लस के साथ कुछ कंपैरिजन बनेगा, उसको हम लोग देखते हैं। यहां तक चीजें नोट कर ली, उसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। mg2 प्लस से हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। mg2 प्लस में 2 शेल्स हैं, इस कारण से वो mg से भी छोटा है, mg प्लस से भी छोटा है। mg2 प्लस mg से भी छोटा है, mg प्लस से भी छोटा है, बिकॉज इसके अंदर 2 शेल्स हैं, बाकी सब में 3 शेल्स हैं, क्लियर। उसको मैं क्लियर करता हूँ mg2 प्लस को, और किसी और के साथ कंपेयर कर देखते हैं कंपैरिजन क्या बनेगा, कुछ इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखते हैं। अब हमने क्या कंपेयर करना है, कुछ इंटरेस्टिंग। mg प्लस के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम एटम के अंदर भी 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम का क्या होता है 11 23, इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया 281। दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है। ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या बोलते हैं इनको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो दो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है 281, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होगा, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होगा वो साइज में छोटा होगा, बिकॉज प्रोटॉन ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। प्रोटॉन 12 ज्यादा प्रोटॉन है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, प्रोटॉन 12 उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा बेसिकली। जिसके प्रोटॉन ज्यादा उसके न्यूक्लियर चार्ज हायर, न्यूक्लियर चार्ज हायर तो साइज छोटा हो जाएगा। इसके कारण क्या हो जाएगा mg प्लस स्मॉलर इन साइज देन Na, mg प्लस इज स्मॉलर देन Na। तो इस तरीके से दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, mg प्लस इज स्मॉलर देन Na। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को कैसे कंपेयर करें, समझ में आ गई बात। जिसके ज्यादा प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और उसका साइज छोटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, इसमें कहीं कोई डाउट। और एक चीज देखते हैं, सो
क्लियर करता हूँ, एक और चीज कंपेयर करता हूँ, mg प्लस और mg में कंपेयर करके देखते हैं उसमें क्या होगा, mg प्लस और mg में क्या होगा। क्लियर करते हैं थोड़ा। किसी ने अगर मिस किया हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से वीडियो पॉज करो, वापस प्ले करो, वापस देखो, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप पे मुझे भेजो। रिकॉर्डेड वीडियो का यही फायदा होता है। लाइव क्लास में क्या है, अगर आगे बढ़ गया तो फिर तो एक बार मिस हो गया तो मिस हो गया, लेकिन रिकॉर्डेड में तुम कितनी बार प्ले कर सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखना है, हमने चेक करना है mg प्लस और mg के बीच में। ठीक है, mg प्लस और mg में क्या है, प्रोटॉन सेम है। mg प्लस और mg में क्या है, प्रोटॉन सेम है, लेकिन mg प्लस में इलेक्ट्रॉन कम है, mg में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बात समझ में आई। तो जहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर ज्यादा है वहां पर अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। इन दोनों केस में अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, 12 प्रोटॉन्स अट्रैक्टिंग 12 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट कर रहा है, और 12 प्रोटॉन्स अट्रैक्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। इन दोनों केसेस में से किस में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तुम्हें क्या लगता है। जो अट्रैक्शन था 12 प्रोटॉन्स का, जो अट्रैक्शन था यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स में शेयर्ड है, और जो 12 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन सारा कुछ झेल रहा है। तो किस केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, कहाँ ज्यादा पुल हो जाएगा, वो ज्यादा पुल हो जाएगा mg प्लस के केस में। तो इस केस में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, इस केस में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो mg प्लस का साइज छोटा होगा एज कम्पेयर टू mg प्लस स्मॉलर होगा mg, बिकॉज यहाँ पे अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों, बिकॉज सारा जो अट्रैक्शन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन पे फोकस्ड है, और यहाँ पे जो 12 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पे बटा हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक तरीके से शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ऐसा ही कुछ होता है कि जो अट्रैक्शन था वो बट गया। अट्रैक्शन अगर बट गया तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इनर शेल के कारण शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, बट ऐसा ही सा कुछ रिजल्ट यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि वो अट्रैक्शन 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चला गया, तो एक पे जो अट्रैक्शन था वो रिलेटिवली अब उतना नहीं बचा। यही यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा गया, साइज ऑफ कैटायन इज लेस देन साइज ऑफ करस्पॉन्डिंग एटम। रीजन, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ फॉर कैटायंस, ये होता है फॉर कैटायंस। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, mg प्लस mg, बेस्ट एग्जांपल mg प्लस लेस देन mg। लेकिन mg2 प्लस लेस देन mg का रीजन ये नहीं है, उसका रीजन क्या है कि शेल्स कम हो गया। शेल्स कम हो गया तो ऑटोमेटिकली यार पूरा कहानी चेंज हो चुका है, वो तो स्मॉलर है ही, तो उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन जहां शेल्स सेम होंगे वहां पर कंफ्यूजन है, तब कैटायन छोटा होता है बिकॉज उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। मेरे ख्याल से तुम्हें क्लैरिटी आ गई होगी। ऐसे अगर एनायंस की बात करेंगे तो ये कंपैरिजन तुम थोड़ा एक्सप्लेन करके मुझे भेजना एक बार, O माइनस O2 माइनस, ठीक है, O माइनस और O2 माइनस, इनमें से कौन सा किससे छोटा है, कौन सा किससे बड़ा है, ये देखना है तुम्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड करके तुम्हें थोड़ा कंपेयर करना होगा। तो एक बार मुझे तुम थोड़ा लिख के भेजना, एक बार थोड़ा फाइंड करके भेजना, फिर हम लोग देख लेंगे कि तुम्हें क्लियर हुआ है या नहीं। और इसके बाद जो असाइनमेंट है बहुत सिंपल, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो तुम बुक के क्वेश्चन में करोगे तो बहुत सारे तुमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने को मिल जाएंगे। नहीं मिलता है तो अपनी तरफ से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी रैंडम नंबर ऑफ एटॉमिक, कुछ भी एटॉमिक नंबर, कुछ भी मास नंबर तुम पुट कर सकते हो, कोई भी एटॉमिक नंबर, कोई भी मास नंबर पुट कर सकते हो, रैंडम कोई सा भी हाइपोथेटिकल एलिमेंट का। एटॉमिक नंबर मान लो 100, मास नंबर मान लो 205, उसका निकालो क्या है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, प्रोटॉन्स का नंबर, ऐसे कैलकुलेट कर। एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन ट्राई कर लो क्या होगा। मान लो कहीं पे लिखा है Ca पॉजिटिव, कैल्शियम में पॉजिटिव लिखा है मतलब +1, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है 20, मास नंबर है 40। इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल के बताना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल के बताना। एक और एग्जांपल है सल्फाइड S2-, इसका एटॉमिक नंबर है 16, मास नंबर 32, इसके लिए निकाल के बताना। एक और है फॉस्फाइड, इसका मान लेते हैं P3-, इसका निकाल के बताना। इसका एटॉमिक नंबर है 15, मास नंबर है 30। सिर्फ ये 3 निकाल के बता दो, हो जाएगा काम। ये 3 कर लो, क्लियर हो जाएगा। फॉस्फाइड जो यहाँ कुछ ज्यादा ये एनक्रोचमेंट कर दिया इसने, ठीक है। S2-, सल्फाइड में S2- है, फॉस्फाइड में P3- है। तो उसको सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रखा है। ये कुछ भी नहीं, बस ये दोनों को मैंने सेपरेट किया, ठीक है। 3 क्वेश्चन Ca+ S2-, फॉस्फाइड 3-, P3-।
सबके एटॉमिक नंबर और मास नंबर मैंने बता रखा है, तुम्हें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बताना, 3 क्वेश्चन है, करके भेज देना तुम मुझे। और साथ में ओ माइनस और O2 माइनस, इनके भी तुम्हें साइजेस वगैरह बताने हैं, किसके साइज बड़े होंगे छोटे होंगे, तो तुम्हें अपने आप क्लैरिटी आएगी कैसे इसको अप्लाई करते हैं। क्लियर है? बस आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं कंप्लीट। तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर आज से कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन मैं पूछना भूल गया एक्चुअली लास्ट स्लाइड के अंदर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के 3-4 नाम दिए हुए हैं, तुम्हें उन्हें अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज किसका बड़ा है किसका छोटा है वो तुम्हें एक बार बताना होगा, ठीक है। 2-4 नाम लिखे हुए थे, Na+, Mg2+, ऑक्साइड, फ्लोराइड आयन, इनका लिखा हुआ था, O2 माइनस F माइनस इनका था लिखा हुआ, तुम्हें उनका भी अरेंज करके भेजना होगा। तो जो 2-4 क्वेश्चन हुए आज के लेक्चर में हमारे, वो तुम भेज देना। इसके अलावा तुम जितने क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बुक से तुम ट्राई करो। चाहो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को तुम अभी अवॉइड कर सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर के बाद कर लेना। एक लेक्चर और हमारा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट वाले यूनिट में मूव कर जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा काम था आज का, कंप्लीट हो गया, ठीक है। जितने क्वेश्चन चाहो ट्राई कर सकते हो, जिनके स्कूल में कोई टेस्ट वगैरह आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो जनरल समरी सा दे दिया था कि जो लोग करना चाहेंगे क्वेश्चन को तो कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को ट्राई। बट मेरे अकॉर्डिंगली तो 3 को भी अवॉइड करो। कौन से? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के बाद कर लेंगे, ठीक है। तो आज का काम यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू।